Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 7 of class 12 political science, book number 2, and the name of chapter is Rise of Popular Movements. भारत के अंदर जो मेन इम्पोर्टेंट आंदोलन हुए हैं हम उनके बारे में पढ़ने जाएंगे इस चैप्टर में कि कैसे उन आंदोलनों की वजह से समाज के संरक्षण में या समाज की संरचना में चेंज आया, परिवर्तन आया. सो लेट अस स्टार्ट. So our very first topic is चिपको मूवमेंट. So let us study what is चिपको आंदोलन. आपने सुना होगा सर सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको शुरू किया था. आज हम इसके पीछे का पूरी कहानी पढ़ते हैं. It started in 1973 in village of Uttarakhand when the forest department refused to the villager to fell ash tree for making agriculture tools. जब ये 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ था. वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहां के लोकल विलेजर्स को मना कर दिया था कि आप यहां से जंगल से लकड़ी नहीं ले जा सकते. क्यों? और वो किस लिए ले जाते थे? लकड़ी से बने लकड़ी से जैसे हल बनाना या कुल्हाड़ी बनाना, उस तरह से वो सामान बनाते थे, तो उसके लिए उनको लकड़ी की जरूरत पड़ती थी. पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन्हें मना कर दिया ले जाने से. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया? अलॉटेड द सेम पैच ऑफ लैंड. वो ही उनको तो मना कर दिया कि तुमको नहीं मिलेगी यहां से, पर एक स्पोर्ट मैन्युफैक्चरर फॉर कमर्शियल यूज, उसके लिए वो जमीन अलॉट कर दी. अब किसानों को ही दिक्कत की भाई, या उन लोगों को, विलेजर्स को, कि हमें तो दी नहीं और उसको कैसे दे दी इन्होंने. ये बात तो ठीक थी. दिस एनरेज्ड द विलेजर्स एंड दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द मूव ऑफ द गवर्नमेंट. और उन्होंने सरकार के खिलाफ क्या करा? आंदोलन करना शुरू कर दिया. दे यूज्ड अ नोवेल टैक्टिक फॉर देयर प्रोटेस्ट दैट ऑफ हगिंग एट द ट्री टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन. और उन्होंने ट्री को गले लगा लिया और कि हम इसको कटने नहीं देंगे. द स्ट्रगल सून स्प्रेड अक्रॉस मैनी पार्ट ऑफ द उत्तराखंड. धीरे धीरे ये स्ट्रगल उत्तराखंड के बहुत से इलाकों में शुरू हो गया फैलना. द विलेजर्स डिमांडेड दैट नो फॉरेस्ट एक्सप्लॉइटिंग कॉन्ट्रैक्ट शुड बी साइंड और गिवन टू आउटसाइडर. तो विलेजर्स की डिमांड थी कि भाई तुम बाहरी किसी भी व्यक्ति को कोई भी वो जंगल मतलब कि काटने के लिए या शोषण करने के लिए नहीं दोगे. एंड लोकल कम्युनिटी शुड हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज. और उन्होंने ये कहा कि लोकल कम्युनिटी जो वहां की रहने वाले लोग हैं उनका अधिकार है उन जंगलों पे, ना कि किसी बाहर वाले का. अब देखा जाए तो बात तो ठीक भी है, क्योंकि विलेजर्स की आमतौर पर जिंदगी नेचर से ही चलती है. नेचुरल रिसोर्सेज जिस तरह के लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट, इन सब पे लोकल विलेजर्स का हक होगा, ये उनकी मांग थी. दे वांटेड, वो चाहते थे, द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द लो कॉस्ट मटेरियल्स टू स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एंश्योर डेवलपमेंट ऑफ रीजन विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस. और वो ये कहना पक्का करना चाहते कि सरकार इस तरह का कानून लाए ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनको रॉ मटेरियल मिलता रहे और मतलब कि इकोलॉजिकल बैलेंस भी ना बिगड़े. देखो यहाँ पे विलेजर्स बात ठीक बोल रहे हैं कि भाई हमें रॉ मटेरियल भी मिलता रहे और प्रकृति को भी ज्यादा दोहन ना हो. वुमेन हैड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अल्कोहलिज्म. और वुमेन्स ने भी इनके खिलाफ, मतलब अल्कोहलिज्म, जो लोग इस तरह शराब पीते थे उनके खिलाफ इस तरह से शुरुआत करी आंदोलन की. द मूवमेंट अचीव्ड अ विक्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट इशूड अ बैन ऑन फॉलिंग ऑफ ट्री. तो और ये आंदोलन कब जीता? जब सरकार ने ये कह दिया कि 15 साल तक अब कोई भी पेड़ नहीं गिराया जाएगा. दिस पॉपुलर मूवमेंट इमर्जिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द 1970s एंड लेटर. और बाद में फिर पूरे देश में भी हुआ. देखो कोई भी आंदोलन है, अगर सभी लोग एक तरह की आइडियोलॉजी रखते हैं और उनके अंदर यूनिटी है और एक अच्छी लीडरशिप उन्हें लीड कर रही है, तो वो आंदोलन सक्सेसफुल हो सकता है. कोई भी आंदोलन इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि प्रॉपर लीडरशिप नहीं होती, प्रॉपर आइडियोलॉजी नहीं होती. अब दूसरा आंदोलन जो हमने पढ़ना है वो पार्टी बेस्ड मूवमेंट है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व्ड है. इफ द मूवमेंट डिपेंड्स ऑन अदर पार्टीज दैट इज कॉल्ड पार्टी बेस्ड मूवमेंट. जब किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई मूवमेंट बेस्ड होता है, वो उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टी बेस्ड मूवमेंट. पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट मूवमेंट फॉर देयर बेनिफिट्स. पॉलिटिकल पार्टी किस लिए आंदोलन लड़ती है? अपने हितों के लिए. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट हैज नो एजेंडा. आमतौर पर इसका कोई एजेंडा नहीं होता. कंबाइंड विद देयर पार्टीज. मैनी पार्टीज डिड मूवमेंट इन इंडिया. बहुत सी पार्टियों ने आंदोलन भी किया, जैसे कांग्रेस ने किया है, ठीक है ना, आम आदमी पार्टी ने भी किया था. India's independence was also a movement and it combined with कांग्रेस, बीजेपी, अदर पार्टीज. भारत का संघर्ष भी एक पॉलिटिकल पार्टी से ही जोड़ा जाता है. कांग्रेस के हम कहते थे शुरू में कि कांग्रेस बनी थी 1885 में, उसने संघर्ष किया तो, और
बाद बिहार में देख लीजिए आप, बहुत सारे आंदोलन जो भी अधिकतर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्टी बेस्ड आंदोलन। मैनी मूवमेंट इन इंडिया ज्वाइंड विद पीजेंट एंड एग्रीकल्चर लेबरर अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरशिप के तहत अंडर में बहुत सारे मूवमेंट एग्रीकल्चर मजदूरों या पीजेंट से रिलेटेड चलाए गए। ऑल मूवमेंट स्लोली गॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, पर अधिकतर ये अलग हो गए, एंड कॉल्ड इंडिपेंडेंट मूवमेंट, और धीरे धीरे इनको क्या करने जगह लगा, इंडिपेंडेंट मूवमेंट। अब नॉन पार्टी आंदोलन क्या होते हैं, जिसमें कोई भी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। In 1970s, 1980s, many sections of the society become disillusioned with the working of political parties. वो मतलब कि परेशान आ चुके थे, और यही वो दौर था जब 1976 में इंदिरा जी ने राष्ट्रपति शासन, वो नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। फेलियर ऑफ द जनता पार्टी एंड द रिजल्टिंग पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वर द इमीडिएट कॉज। जनता पार्टी का फेलियर हो गया था, जिसके कारण से क्या हुआ, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, राजनीतिक अस्थिरता। मैनी ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिव ग्रुप लूज फेथ इन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप ऐसे थे जो अब लोकतंत्र में विश्वास नहीं रख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, इससे पिछले वाली वीडियो जरूर देखिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। आप प्ले बटन पे भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अभी देखिए, तो आप इसको जरूर देखिएगा, इस वीडियो को ओपन करके आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा कि After independence, which people did not get benefit of development got separate from parties and start movement। अब आजादी के बाद जिन लोगों के हित नहीं पूरे हो पाए सोशल पॉलिटिकल पार्टीज से, तो उन लोगों ने अपने अलग आंदोलन चलाने शुरू कर दिए। स्टूडेंट एंड यंग पॉलिटिकल, स्टूडेंट्स का आंदोलन जैसे बिहार में चले था, जयप्रकाश नारायण जी ने लीड किया था। Student young political activities from various sections made their separate parties like Dalit, peasant and women choose a way of movement to fulfill their wishes। और आमतौर पर जनता आंदोलनों के जरिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रही थी, ताकि सरकार उनकी बातों को सुने और उनकी समस्याओं का निवारण करे। These political parties did not contest election at the local or regional level. Did they support any one political party? It is called non-political party। और ना ही उन्होंने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया, ना ही इलेक्शन लड़े, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन पॉलिटिकल पार्टी मूवमेंट। अब जो हमारा अगला आंदोलन है वो है दलित पैंथर्स के नाम से। लेट अस रीड। दलित पैंथर्स अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द दलित यूथ वाज फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र में बनी थी 1972 में ये। इन द पोस्ट, इसमें आमतौर पर दलित इसके मेंबर्स थे। In the post-independence period, the Dalit group were mainly fighting against the perpetual caste-based inequalities and injustice। जो दलित ग्रुप समाज के अंदर होता है वो आमतौर पर किस लिए संघर्ष कर रहा था, ताकि उसको सोसाइटी में इक्वल स्टेटस मिले और उसके अधिकारों से उसे वंचित ना रखा जाए। और बात तो ठीक भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई हर कोई अपना हक सोसाइटी में बराबर का हक चाहता है, तो अगर दलित चाह रहे हैं तो उनको देना चाहिए। हालांकि हमारा संविधान देता है इस चीज को। अब जैसे आर्टिकल 17 के तहत अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किया गया है, SC/ST अधिनियम पास है, और आप देख लीजिए आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, देखिए कितना अच्छा कानून है। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 रिलीजियस, आर्टिकल रिलीजियस फ्रीडम है। आर्टिकल 29 30 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। आर्टिकल 19 में 6 तरह की आजादी है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इतने सारे प्रावधान हैं भी, और अच्छी भी बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यहाँ पे आप आर्टिकल 17 भी लिख लीजिएगा। एंड येट सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट, पर आज भी कई जगह पे ऐसा होता है कि सोसाइटी का एक ग्रुप डोमिनेट करना चाहता है, तो वो फिर क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है। दलित सेटलमेंट इन विलेज कंटिन्यू टू बी सेट अपार्ट फ्रॉम द मेन विलेज, और कई बार क्या होता था उस टाइम में दलित को गांव के मेन विलेज में नहीं रखा जाता था, गांव के बाहर या गांव के किसी कॉर्नर में उन्हें रहना पड़ता था। दलित वुमेन्स वर डिसऑनर्ड, दलित महिलाएं जो होती थी उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उनको उत्पीड़न भी किया जाता था। देयर वाज नो लॉ, और कोई भी इस तरह का कानून नहीं था जो इस हिंसा को रोक सके। तो दलित पैंथर जो आंदोलन के में लोग थे वो ये चाहते थे कि भाई इसके खिलाफ सरकार एक स्ट्रॉन्ग कानून लगाए, ताकि दलित के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसे रोका जा सके। दलित सपोर्टेड रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बट वर नॉट सक्सेसफुल इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, दलित
दलितों ने किस पार्टी को सपोर्ट किया? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, पर इलेक्शन में उन्हें जीत नहीं मिली। दलित पार्टिसिपेटेड इन मैनी मूवमेंट्स, दलितों ने बहुत सारी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, जैसे सत्यशोधक समाज हो गया, उस तरह के आंदोलन। गवर्नमेंट पास्ड अ कम्प्रिहेंसिव लॉ इन 1989 में SC/ST अधिनियम पास हुआ दैट प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट फॉर सच एक्ट्स, और अगर कोई इस तरह की हरकत करता है किसी दलित व्यक्ति के साथ तो फिर उस पर इस अधिनियम के तहत सजा के प्रावधान मेंशन्ड हैं। एजेंडा क्या था इस दलित पैंथर्स का? टू डिस्ट्रॉय द कास्ट सिस्टम, जो ये कास्ट हायरार्की समाज में चली आ रही है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो इसको खत्म करना चाहते थे। टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लैंडलेस पुअर पीजेंट अर्बन इंडस्ट्रियल वर्कर्स अलोंग विद दलित, और जो शहर में गरीब मजदूर हैं या फिर पुअर पीजेंट है, पुअर किसान है या फिर दलित है, वो सब आपस में मिलकर क्या करना चाहते थे? समाज की कुरीतियों को खत्म करना चाहते थे। आफ्टर द इमरजेंसी, जब इमरजेंसी 1976 में लगी थी यहाँ पे, दलित पैंथर्स ब्रोक डाउन, ज्वाइन टू BAMCEF, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉई फेडरेशन, इसको ज्वाइन कर लिया था और दलित पैंथर्स के मतलब हिस्सों में बट गई थी। उसके बाद जो अगला आंदोलन हमने पढ़ना है वो है भारतीय किसान यूनियन। Let us read. In January 1988, around 20,000 farmers had gathered in the city of मेरठ, उत्तर प्रदेश में इकट्ठे हुए 20,000 से ज्यादा किसान। They were protesting against the government decision to increase electricity rate, और वो किस लिए विरोध कर रहे थे, किस लिए इकट्ठा हुए थे? क्योंकि सरकार ने बिजली के रेट बढ़ा दिए थे। The farmer camped for about 3 weeks outside the district collector, पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के बाद 3 हफ्तों तक आंदोलन किया। until their demands were fulfilled and all those days they received regular food supply from the nearby villages. These agitating farmers were members of, अब जो ये जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था वो किसके मेंबर थे? द भारतीय किसान यूनियन, BKU, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स फ्रॉम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मीन्स सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, इस तरफ के जो एरिया हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा रीजन। डिमांड ऑफ BKU, भारतीय किसान यूनियन क्या मांग कर रही थी उस आंदोलन के जरिए? शुगर केन एंड व्हीट प्राइस शुड बी इंक्रीज, ताकि किसान की कमाई बढ़ सके, और मांग जायज भी है। अबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ फॉर्म प्रोड्यूस, और इस पे जो रोक लगी हुई है एक दूसरे राज्य में जाके सामान बेचने में, इस तरह के फार्म प्रोडक्ट, उस रोक को हटा दिया जाए। गारंटीड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट रीजनेबल रेट, जायज रेट पे उन्हें बिजली प्रोवाइड कराई जाए खेतों के लिए ताकि वो ट्यूबवेल्स चला सके। गिव अप ऑफ रीपेमेंट ड्यूज ऑन लोन्स टू फार्मर, और जो फार्मर के कर्ज रुके हुए हैं उनको माफ कर दिया जाए। द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट पेंशन फॉर फार्मर्स, और सरकार की तरफ से किसानों को पेंशन भी मिलनी चाहिए। लेट अस रीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भारतीय किसान यूनियन। एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द BKU टू प्रेशराइज द स्टेट फॉर एक्सेप्टिंग इट्स डिमांड इंक्लूडेड रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशन एंड जेल भरो, इस तरह की उनके द्वारा एक्टिविटीज की गई ताकि वो सरकार के ध्यान को केंद्र अपनी तरफ आकर्षित कर सके। दीज प्रोटेस्ट इन्वॉल्व टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स, समटाइम ओवर अ लाख, फ्रॉम वेरियस विलेज इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हजारों या लाखों की तादाद में किसान इकट्ठे होते थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से। द अर्ली 90s द BKU distanced itself from all political parties, और 1980 के दशक में उन्होंने अपने आप को किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जोड़ा, और 90 के शुरुआत तक द BKU फुलफिल्ड देयर डिमांड्स विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, के साथ मिलकर वो अपनी मांग को पूरा करते थे। शेतकरी संगठन ऑफ महाराष्ट्र एंड राष्ट्रीय संगठन ऑफ कर्नाटका, इनके साथ मिलकर। नाउ लेट अस रीड आवर नेक्स्ट आंदोलन, नेशनल फिश वर्कर्स फोरम। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है? इन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ अवर कंट्री, ईस्टर्न मतलब आंध्र प्रदेश और हमारा तमिलनाडु वाला एरिया, और वेस्टर्न कोस्ट हमारा कोस्ट कौन सा है? केरला, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र वाला एरिया। In the eastern and the western coastal area of our country, hundreds of thousands of families mainly किस पे डिपेंड होते हैं? जो फिशर, मछली पकड़ने वाले या उनको पकड़ के बेचने वाली कम्युनिटीज है जो। These fishes workers' lives were threatened in a major way when the government permitted entry to mechanized
ट्रेवलर्स लाइक बॉटम ट्रेवलिंग फॉर लार्ज स्केल हार्वेस्ट फॉर फिश इन द इंडियन सी। और जब इनको दिक्कत कब हुई, जब सरकार ने ये परमिशन दे दी कि भाई मशीनों से मछलियों को पकड़, मतलब कि उनको जल से निकाल लेना या कैच कर लेना जाल के जरिए बहुत बड़े बड़े, उससे क्या था, अब जब मछलियां बड़े स्केल पे निकाली जाएंगी समुद्र से, फिर जो स्मॉल फिशरमैन है उनके लिए पर्याप्त रूप में वो नहीं बच पाएगी कि वो अपनी रोजी रोटी चला सके। The fish workers organization fought with the state government over the issue of their livelihood। और वो राज्य सरकार से लड़ाई, इन्होंने मतलब कि कोर्ट में या राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन किया ताकि वो अपनी रोजी रोटी को बचा सके। In 1991, NFF National Fish Worker Forum fought its first legal battle with the union government successfully। वो 1991 में वो केस जीत गए। That this was about the government's deep sea fishing policy that opened up the multinational fishing companies। In July 2002, NFF called a nationwide strike और उन्होंने पूरे देश में स्ट्राइक की घोषणा करी to oppose the move of the government to issue license to a foreign company। जो वो फॉरेन कंपनी को लाइसेंस दे रहे थे उसके खिलाफ। और बात देखो ठीक भी है, क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास इतना तो पैसा है नहीं कि वो अपने रोजगार चला सके, और अगर उसका एक ही लाइवलीहुड है और अगर वो भी उससे छीन लिया जाए तो फिर वो कैसे सरवाइव करेगा। बात तो ठीक है। Our next movement is anti-ERIC movement। This is our last movement। It was started in 1990s decade in Andhra Pradesh। It was operated by women के द्वारा mainly ये लड़ा जा रहा था। Fought a battle against alcoholism, mafias, the government। और वो किसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, जो शराब पीते, शराब का बनाना या बेचना उसको बैन करने के लिए बिहार में भी हुआ था, और बिहार में इस वक्त शराब बेचना या मतलब कि बनाना बैन है। Origin in a village of Dubagunta in Nallur district of Andhra Pradesh, women had enrolled in the adult literacy drive on a large scale। ठीक है, बहुत बड़े स्केल पे महिलाएं इकट्ठी हुई और एक साथ आई। डिस्कशन ऑफ, और मतलब कि पढ़ी लिखी महिलाएं थी आमतौर पर इन पर। डिस्कशन ऑफ द वुमेन्स कंप्लेन्ड ऑफ इंक्रीज्ड कंजप्शन ऑफ अल्कोहल बाय मैन इन देयर फैमिलीज। और इस पे डिस्कशन हुआ था कि भाई उनके पति या उनके परिवार के पुरुष डे बाय डे शराब का कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति जो शराब पीता है उसका मेजर, और वो पुअर है और फिर भी वो शराब पी रहा है, तो उसकी जो मेजर इनकम का जो सोर्स, जो मेजर इनकम का पार्ट होगा वो किस चीज में खर्च हो जाएगा, शराब पीने में। तो फिर वो उसकी फैमिली या वो कैसे सरवाइव करेगा। तो ये भी, इसलिए भी वो महिला आंदोलन कर रही थी, और फिर ठीक भी है। People of the village bounded by the bad habits of alcohol and it were decreasing their physical and mental health। और लोगों की जो फिजिकल या मेंटल हेल्थ थी वो भी खराब होती जा रही थी। indebtedness grew, कर्जे बढ़ते जा रहे थे। with increasing से स्केल्स ऑफ कंजप्शन, जैसे जैसे आदमी ज्यादा पिएगा और कम कमाएगा तो फिर कर्जे बढ़ेंगे ही। यही हो रहा था उनके साथ भी। मैन रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम देयर जॉब, और नौकरियों पे भी जाना पुरुषों ने बंद कर दिया। अब महिलाओं के सामने चैलेंज कि हम अपना घर कैसे चलाएं। वुमेन्स इन नल्लूर केम टुगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अटैक, और वो एक साथ आई और फिर उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। द न्यूज स्प्रेड फास्ट, और आंदोलन की न्यूज फैली। एंड वुमेन ऑफ अबाउट 5000 विलेज ज्वाइन द आंदोलन, और 5000 से ज्यादा गांव की महिलाओं ने इस आंदोलन को ज्वाइन किया। लिंकेज पढ़ते हैं अब। तो इसमें क्या स्लोगन दिया गया। द स्लोगन ऑफ द एंटी एरिक मूवमेंट वाज सिंपल, प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ एरिक। इनका स्लोगन क्या था कि भाई जो दारू है वो, या देखो एरिक एक तरह की सबसे हल्की क्वालिटी की शराब होती है, सबसे मतलब कि क्या लो लेवल की, जिसे आमतौर पर हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा, आप फिल्मों में देखा होगा, पौवा भी बोलते हैं। वो 30-40 रुपए के आसपास, तो वो सबसे लो क्वालिटी की शराब, और याद रखिएगा वो बहुत हानिकारक भी होती है। तो उसके खिलाफ ये महिलाएं आवाज उठा रही थी। The state government collected huge revenues by way of taxes imposed on the sales of ERIC and was therefore not willing to impose a ban। अब राज्य सरकार की तो कमाई होती थी क्योंकि वो ज्यादा टैक्स लगाती थी इस पे, तो इसीलिए राज्य सरकार ERIC के मतलब ये घटिया क्वालिटी की या सबसे हल्की क्वालिटी की शराब को बेचना बंद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि राज्य सरकार को उससे रिवेन्यू मिलता था। Group of local women tried to address these complex issues in their agitation against ERIC, also called women's movement। और महिलाओं ने इसके मतलब कि पुरजोर विरोध किया इस चीज का कि इसे बंद करो।
वुमेन्स ग्रुप वर्किंग ऑन इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, द कस्टम ऑफ डाउरी, सेक्सुअल एब्यूज एट वर्क एंड पब्लिक प्लेस वर एक्टिव, और ये सब संगठन इसमें बहुत ही ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। अर्बन मिडिल क्लास वुमेन भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी भारत के अलग अलग हिस्सों में से। द मूवमेंट इंक्रीज इन द अवेयरनेस ऑफ द वुमेन, और वुमेन्स के अंदर अवेयरनेस जाग गई थी कि ये सब क्या है, फालतू का एक्सपेंडिचर है। अब इसके बाद है हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज अवर लास्ट टॉपिक। इट वॉज लॉन्च्ड इन नर्मदा वैली ऑफ सेंट्रल इंडिया इन मध्य प्रदेश अर्ली 80s। इट्स लीडर वाज मेधा पाटेकर ने इसको शुरू किया था। मेधा पाटेकर जी मेन लीडर थे इसमें। द प्रोजेक्ट कंसिडर ऑफ 30 बिग डैम। ये प्रोजेक्ट क्या था, नर्मदा नदी के ऊपर 30 बड़े डैम और 135 मीडियम साइज के डैम बनाने थे और 3000 स्मॉल डैम बनाने थे टू कंस्ट्रक्ट ऑन दी नर्मदा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, या जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, दी दैट फ्लोज अक्रॉस 3 स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इन तीनों राज्यों में ये बनने थे। याद रखिएगा आप, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, अ मूवमेंट टू सेव नर्मदा अपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज डैम्स। और इस आंदोलन के अंदर मेनली क्या किया गया, इन डैम्स के कंस्ट्रक्शन के विरोध में आवाज उठाई गई। बेनिफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर फॉर इरिगेशन। ये तो इसका फायदा था कि भाई चलो पानी अवेलेबल हो जाएगा खेती के लिए भी और पीने के लिए भी, बिजली बनाने के लिए भी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने के लिए भी। पर दूसरी तरफ ये देखो कि कितने लोगों के घर या जमीनें इस डैम में चली जाती, वो सब लोग कहाँ जाते। देखो ठीक है, डेवलपमेंट करना जरूरी है, पर यह भी देखना है कि सोशल कॉस्ट क्या पे करनी पड़ रही है। अदर बेनिफिट लाइक इफेक्टिव फ्लड एंड ड्रॉट कंट्रोल इन द रीजन, और ये भी कंट्रोल होते, जो बाढ़ आ जाती है वो सब, वर लिंक्ड टू द सजेशन ऑफ दिस डैम। ठीक है, ये इसके फेवर में बोले गए पॉइंट। अब नुकसान में क्या था, इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स 245 विलेज, 245 गांव फ्रॉम दीज स्टेट वर एक्सपेक्टेड टू गेट सबमर्ज्ड। ठीक है, इन सबको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। इट रिड्यूस रीएलोकेशन ऑफ अराउंड 2.5 लाख पीपल्स को अपने घरों से दूसरी जगह, मतलब दूसरी लोकेशंस पर जाना पड़ेगा छोड़ के। अब देखिए, हर व्यक्ति अपनी जमीन या अपनी मातृभूमि या अपने घर से बहुत प्रेम करता है, तो कई बार ये बहुत मुश्किल हो जाता है उसको छोड़ के जाना। डिबेट्स एंड स्ट्रगल, द क्वेश्चन रेज्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द मॉडल। और क्वेश्चन ये रेज हुआ कि भाई ठीक है चलो बना तो रहे हो, पर इसके बदले ये तो देखो कितनी ज्यादा जमीन जा रही है। इट डिमांडेड दैट द थ्री शुड बी देयर शुड बी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ दीज मेजर प्रोजेक्ट। और उन्होंने कहा कि भाई अगर ये बना भी रहे हो तुम तो, पर इसमें हमारी कुछ शर्तें हैं। अब वो क्या थी वो हम आगे देखते हैं। The movement argued on the social cost of the development project must be calculated in the analysis process, included forced resettlement, serious loss of their mean of livelihood, culture and depletion of ecological resources। तो ये कहा गया कि भाई ये जो डैम्स बनाने जा रहे हो ना, उसके बदले में जो ये सब चीजों का नुकसान हो रहा है ना, इसकी कॉस्ट को भी कवर अप करो। बात तो ठीक भी थी। मूवमेंट डिमांडेड प्रॉपर एंड जस्ट रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑल दीज। ये आंदोलन क्या में मेनली क्या मांग थी, भाई तुम इन सब लोगों को हटा रहे हो, ठीक है हम मानते हैं डेवलपमेंट की बात है, पर तुम्हें इन सब के लाइवलीहुड या इन सब के लिए इन दोबारा से इन सब की सेटलमेंट के लिए तुम्हें व्यवस्था बनानी पड़ेगी। The NBA नर्मदा बचाओ आंदोलन insisted that local communities must participate to make project and also have effective control over natural resources like water, land and forest। और उन्होंने कहा कि भाई तुम भी इस आंदोलन, इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करो बनाने के लिए। पर दूसरी तरफ NBA ये भी चाहती थी कि भाई तुम इन लोगों का रिहेबिलिटेशन भी सही तरह करोगे। द पीपल ऑफ एनबीए मेड अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इन द गुजरात में आंदोलन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। द पॉइंट अबाउट राइट टू रिहेबिलिटेशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी के द्वारा। राइट टू रिहेबिलिटेशन मतलब अगर सरकार किसी की व्यक्ति की जमीन ले रही है या उसका घर ले रही है तो उसे पैसा या फिर दूसरी जगह सेटल्ड करवाएगी। ये भी अच्छी चीज थी। So this is our last page. A national rehabilitation policy formed by the government in 2003 में ये पॉलिसी बनी है। पीसीएस के लेवल्स के एग्जाम या यूपीएससी के एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेशनल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी by the government 2003.
Its demand to stop the construction of the dams was severely criticized by many as obstructing the process of development. कुछ लोग कहने लगे कि भाई ये आंदोलन तो जानबूझ के हो रहा है और ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। अब देखो भाई, जो जिस व्यक्ति का घर बार या जमीन जाएगी समस्या तो उसी को ही होगी ना। दूसरा तो कह ही देगा कि भाई ये तो डेवलपमेंट में क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर ये भी सोचना चाहिए कि डेवलपमेंट के बदले सोशल कॉस्ट क्या पे करनी पड़ रही है। The Supreme Court upheld the government decision to go ahead with the construction of the dam while also instructing to ensure proper rehabilitation. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है सरकार, तुम डैम बनाना चाहते हो बनाओ, पर इन सब लोगों का रिहेबिलिटेशन भी करना तुम लोगों की ही जिम्मेदारी है, मतलब सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और आप ये नोट्स वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए हम पढ़ते हैं और अगर हम उसको लिख लेंगे तो हमें बहुत अच्छा याद रहने वाला है। तो ठीक है गाइस, धन्यवाद।